नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज क्रैश कोर्स बीईओ और समीक्षा अधिकारी के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में या इस क्रैश कोर्स में हमारी आज से अब तक आपसे जो बात हुई थी उसे आप ध्यान दें। पहले हमने आपसे हिमालय के क्षेत्रों में बात की थी, उसके बाद हमारी सिंधु और गंगा के मैदानों के बारे में बात हुई। फिर तीसरे चरण में हम आपसे बात किए थे थार के रेगिस्तान के बारे में। उसके बाद जो हमारी बात हुई है वो आपसे प्रायद्वीपीय पठार के भारत में बात हुई है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार की क्या विशेषताएं हैं। तो आपने एक चीज़ जरूर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जिस खंड को हम शुरू कर रहे हैं उस खंड की नदियों को भी हम तुरंत उसी के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये आज हमारी चर्चा होगी कि प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं। तो आप तक आपने जिन खंडों को पढ़ा उन्हें आप कंठस्थ करें और उन पर अपनी कमांड रखें। और आज का टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिमालय श्रेणी। तो आप देखेंगे हर बार हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठार से प्रश्न आते ही आते हैं। और ख़ास करके जो मेजर पोर्शन होता है, जो मेजर खंड आता है, वो प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़कर पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की आज हम बात करेंगे, लेकिन आपसे उसकी बात करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें हम क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मुख्यतः दो भागों में आपको मिलेंगी। एक ऐसी नदी जो बीओबी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और दूसरी ऐसी नदी मिलेगी जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपको बता दें कि ये आपके इंडियन ओशियन हिंद महासागर जो अपना है, जो हिंद महासागर है, इसके दो भाग हैं। एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और अरब सागर भारत के पश्चिमी प्रदेशों की तरफ है। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हों तो यहाँ से हम आपको इंटर करेंगे आज के टॉपिक पे हम। तो आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, आप प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको हमने बताया डिटेल में, ये आपको क्षेत्र पड़ेगा। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो आपको दिख रही हैं, इन नदियों में एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिर रही हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। यानी प्रायद्वीपीय नदियों में हमारा जो बंटवारा होगा वो इस आधार पे होगा कि इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे, इस आधार पे कि कौन सी नदी कहाँ पे गिर रही है, यानी किस दिशा में बह रही है। अगर वो बंगाल में जाके गिर रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ तो ये पूरब की ओर बह रही है, और जबकि अगर वो अरब सागर में गिर रही है तो ये पश्चिम की ओर बह रही है। यानी प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब पश्चिम की ओर बहती है। तो अभी आपको हम एक लिस्ट देंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, उनमें एक एक नदियों पे हमारी चर्चा होगी जितने भी पश्चिम की ओर बहेंगी। लेकिन उनमें जो दो प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं, एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती। ये दो प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं और ये दोनों सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अब आपको हमने बात की कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो वहाँ प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बे ऑफ बंगाल की ओर गिरने वाली, बे ऑफ बंगाल में जिनका मुहाना है, और दूसरा जिनका मुहाना अरब सागर में है। तो अगर इनमें देखें, इन नदियों में देखें किन किन नदियों का मुहाना कहाँ पे है, तो आपको एक मैप की सहायता से आपको दिखाना चाहेंगे और उन नदियों को डिटेल में देंगे। देखिए ये मैप आप देखिए, यहाँ पे आपको ये बे ऑफ बंगाल है और ये आपका अरब सागर है। देखेंगे बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ गिरती हैं, आप देखिए आपको थोड़ा सा और ऊपर जो नदियाँ हमने छोड़ दी उसको भी चर्चा कर लेंगे। जैसे दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, दूसरी स्वर्णरेखा नदी, तीसरी ब्रह्मणी नदी। ये तीन नदियाँ जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये तीनों नदियों की एक विशेषता ये है कि ये छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से निकलती हैं। छोटा नागपुर के पठार की लोकेशन आपको हम एक बार दिखा देते हैं। आप अपने मैप में देखें, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से तीन नदी आपको बताया महत्वपूर्ण कौन कौन निकलती हैं। एक हमने बताया आपको दामोदर नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल में फ्लो होती है, दूसरी हमने बताई स्वर्णरेखा निकलती है, और तीसरी आपको ब्रह्मणी।
ये तीनों नदियाँ छोटे नागपुर के पठार से निकल रही हैं, ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि छोटे नागपुर के पठार में इनके लोकेशन अलग अलग है, कोई पलामू से निकलता है, तो कोई रांची के पठार से निकलता है, तो कोई अन्य जगह से निकलता है। लेकिन जानने की बात है कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है, उद्गम स्थल उसका तीनों का एक ही है। अब यहाँ से अगर हम आगे चले तो हमारी जो बात हो रही थी कि जो नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश में जाके गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें हमने प्रथम बात की कि आपको दामोदर नदी है, दूसरी स्वर्ण रेखा और तीसरी ब्रह्माणी। ये तीनों नदियाँ नागपुर के पठार से निकलती हैं। उसके बाद हमने आपसे अब हम अगली बात करेंगे महानदी के बारे में कि उसके बाद जो प्रमुख नदी है वो है महानदी। महानदी के बाद जो गोदावरी नदी, उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी के बारे में बता दें कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है या इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। जब इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे। उसके बाद गोदावरी के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद आप एक महत्वपूर्ण नदी आप देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कावेरी। लेकिन कृष्णा और कावेरी के बीच में भी एक नदी फ्लो होती है जिसका नाम है पेन्नार। वो नदी यहाँ पे है जिसका नाम है पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी और कृष्णा के बीच में बहती है। उसके बाद आप एक नदी और देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और वह है वैगई रिवर। यानी ये आपकी जितनी नदियाँ हमने आपको इस मैप में दिखाई, जितनी को हमने हाईलाइट किया, ये सब नदियाँ आपके बांग्लादेश में गिरने वाली नदियाँ थी, जिनका उद्गम स्थल भिन्न भिन्न स्थानों पे था। लेकिन ये गिर कहाँ रही थी? ये सभी नदियाँ गिर रही थी आपके बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में। ये सब नदियाँ कहाँ गिर रही हैं? बांग्लादेश की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश नहीं कहना उचित, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की एक लिस्ट आपको सामने मैंने रखी। अब आप एक चीज़ और देख लें कि कुछ ऐसी नदियाँ मिलेंगी जो अरब सागर में गिरेंगी, जो अरबियन सी में गिरेंगी। उन नदियों की लिस्ट क्या क्या है उनको भी जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए उनमें कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, एक नदी है आपकी माही। कौन सी नदी है? माही रिवर। एक नदी है आपकी माही जो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। दूसरी नदी महत्वपूर्ण आपकी जो पश्चिम की ओर गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा। पूरब की ओर गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की हमने सबसे बड़ी नदी बताई थी गोदावरी, और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी नर्मदा है। उसके बाद एक नदी आपको मिलेगी ताप्ती या तापी, दोनों नामों से उस नदी को जाना जाता है। अब एक चीज और देखें, इसके बाद जो नदी आपको मिलेगी, आपको महत्वपूर्ण जो नदी यहाँ पे दिखेगी वो आपके क्षेत्र यहाँ बहेगी आपकी ये मांडवी जो गोवा के क्षेत्र में बहती है। वहीं पे आपको जुआरी मिलेगी, इस मैप में नहीं दिया है, गोवा जुआरी। आप देखेंगे फिर आगे उसी के क्षेत्र में शरावती मिलेगी। और केरल में बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं भरतपुजा और पेरियार। एक पेरियार जो मैप में दिख रही है, एक और नदी है भरतपुजा। एक्चुअली मैप में ये नदियाँ इसलिए नहीं दी गई हैं क्योंकि इन नदियों की लंबाई जो है बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रश्न में, हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात से डिपेंड नहीं करता कि कौन सी कितनी बड़ी नदी है या मैप बनाने के लिए कौन सी नदी उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस बात से डिपेंड करता है हमारी चर्चा कि कौन सी नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे चर्चा कर देना चाहते हैं कि जो जल विभाजक रेखा होती है ये क्या होती है, क्या रीजन है कि कुछ नदियाँ यहाँ से इधर दोनों तरफ निकलती हैं। देखिए एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो नर्मदा नदी दिख रही है, नर्मदा यहाँ से निकल रही है, ताप्ती इसके थोड़े से पीछे से, गोदावरी यहाँ से निकल रही है, और फिर आप देखेंगे भीमा या कृष्णा की यहाँ निकल रही है, तुंगभद्रा यहाँ से निकल रही है, और ये यहाँ पे कावेरी निकल रही है, चंबल यहाँ से निकल रही है, सोन यहाँ से। ये यानी जो नदियाँ हैं भिन्न भिन्न स्थानों से निकलती हैं। इसका रीजन क्या है? क्या वो एक ही जगह से क्यों नहीं निकलती? या फिर देखिए जो जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो ढाल का अनुसरण करती हैं। किसका अनुसरण करती हैं? ढाल का। और जो ढाल होते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग ढाल अलग अलग स्थानों पर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, एक नया टर्मिनोलॉजी जो आपके लिए होगा वो होता है जल विभाजक रेखा।
लिख रहे हैं हम जल विभाजक रेखा। ये क्या होती है इसकी हम बात करेंगे पहले आपसे। देखिए, जो समान ऊंचाई के एक क्षेत्र होते हैं, जितने भी सर्वोच्च ऊंचाई के बिंदु होंगे, अगर मान लीजिए ये प्लेट हम ले लिया इतना, इस प्लेट में जितने हमें पॉइंट 2-3 पॉइंट सर्वोच्च ऊंचाई के मिलेंगे, उन पॉइंट से हम एक लाइन खींच देंगे और जहाँ जहाँ एक फिर अगला प्लेट लेंगे, ऐसे एक बार फिर से समझे, ये आपके लिए ये ऐसे समझे, ये देखिए कि आपके लिए अगर हमने ये उत्तर भारत का मैदान लिया तो आपने देखा कि जो सर्वोच्च ऊंचाई के क्षेत्र इधर मिल रहे हैं, फिर अगर उसके नीचे आए तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ मिल रहे हैं, फिर यहाँ मिल रहे हैं, फिर यहाँ मिल रहे हैं, फिर इधर वाले क्षेत्र में इधर न मिलकर इसके कॉर्नर मिलना शुरू हो गए। तो अब इन जो लाइनें हैं, इन लाइनों को अगर मिला दिया जाए इस प्रकार से, ऐसे आप दूसरे कलर से मिलाते हैं, ऐसे देखिए, इन लाइनों को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो रेखा होगी इसे बोलते हैं जल विभाजक रेखा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जल होते हैं, जल की जो ढाल होती है, वो जो ढाल होती है सतह की, उसी के अनुसार जल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वितरण हो जाते हैं। तो ये जल का विभाजन करती है और इसी वजह से इसका नाम है जल विभाजक रेखा। तो भारत की जो जल विभाजक रेखा है उसके पैटर्न को आप एक बार देख लें। भारत की जल विभाजक रेखा आपको मैंने इस मैप में दिखाई है, देखें, आपको उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं एक बार। ये जो रेखा हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये भारत की जल विभाजक रेखा है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल विभाजक रेखा आप समझें कि जल विभाजक रेखा होती क्या है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यह भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस जल विभाजक रेखा का रोल क्या है। ये होती क्या है हमने बताया, एक्चुअली ये होती है काल्पनिक रेखा। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपकी काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक लाइन नहीं होती है, ये है काल्पनिक इमेजरी लाइन होती है, ये वास्तविक लाइन नहीं होती। लेकिन ये होती कैसे, जितने भी हाई पॉइंट होते हैं, जितने भी उच्च सर्वोच्च बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को ये मिलाने वाली रेखा होती है। तो अगर आप देखें तो जो लाइन खींची गई है, इसी लाइन के आसपास के क्षेत्र में ही आप पाएंगे कि नदियां वहीं से निकलती हैं। अगर देखें ऊपर वाले क्षेत्र में, अगर देखें उत्तर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे घाघरा नदी निकल रही है, और उसके बाद गंगा देखेंगे, यमुना देखेंगे। फिर अगर इधर आएंगे तो देखेंगे अरावली क्षेत्र में लूनी निकल रही है, लूनी, फिर चंबल निकल रही है, बेतवा निकल रही है। फिर आ जाएंगे इधर तो अमरकंटक के क्षेत्र से नर्मदा निकल रही है और इसके नीचे तापी निकल रही है। और अगर इधर आएंगे पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, तो आप देखेंगे गोदावरी निकल रही है, गोदावरी के बाद आप देखेंगे कृष्णा निकल रही है, तुंगभद्रा निकल रही है, कावेरी निकल रही है। यानी ये जो नदियाँ हैं, ये जहाँ से जिस सर्वोच्च बिंदु से निकलती हैं, यानी जो उच्च बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कहलाती है जल विभाजक रेखा। आप मैप में एक बार फिर उस लाइन को देख लीजिए, ये जो लाइन बनी हुई है यही जल विभाजक रेखा है। अब आपको हमने अब तक हमारी बात जो हुई कि प्रायद्वीपीय भारत में हमने आपसे बात जो की कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थी उसकी हमने बात की, और जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ थी उसकी हमने बात की। उसके अलावा हमने आपसे बात की कि जल विभाजक रेखा क्या है। भारत की जल विभाजक लाइन है वो एक ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। इसी को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की जल विभाजक रेखा सीधी है या टेढ़ी है, और किस क्षेत्र में पैटर्न में मूव करती है। और जो भारत के विभाजन की एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, अगर वो भारत की जो विभाजक रेखा है, अगर वो भारत की लाइन का बंटवारा कर रही है, ये है, तो लाइन का जो बंटवारा कर रही है, तो आप देखेंगे कि इसमें अधिकतर जो भाग है, मैक्सिमम जो हिस्सा है भारत का, वो किस क्षेत्र में जा रहा है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम हिस्सा उसका पूरब की दिशा में जा रहा है। और जो कम वाला छोटा वाला हिस्सा है वो आप देखेंगे पश्चिम की तरफ है। और यही रीज़न है कि जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, और जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ छोटी होती हैं। क्योंकि जो जल विभाजक रेखा होती है तो वो पश्चिम में कम क्षेत्र को छोड़ती है और पूरब की ओर लंबे क्षेत्र को कवर करती है। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो तो स्पष्ट करें। पैटर्न आपने देखा कि ये पहली बात ये टेढ़ी है, सतत नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये भारत को आधे हाथ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है, भारत को कैसे करती है, असमान। पूरब की तरफ इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल कम है। तो ये जल विभाजक रेखा की एक विशेषता थी जिससे हमारी आपसे चर्चा हुई।
अब आपको जितनी हमारी चर्चा हुई है उसे हम एक बार पीपीटी के माध्यम से समझ लें तो हमारे लिए आसान होगा। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र है उसे हमने अपने उससे निकलने वाली नदियों को अपने सुविधा के अध्ययन के लिए हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग हमने बंगाल में बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों को लिया है और दूसरा हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को लिया है। बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं हमारे लिए, उनमें हमने आपको बताया कि सबसे जो प्रमुख नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी, ये तीनों नागपुर के पठार से निकलती हैं। उसके बाद हमने बताया कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं। कहाँ जाके गिर रही हैं? इन सब का मुहाना कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अब दूसरी चीज़ अगर देखें और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो इनमें सबसे लंबी नदी है वो नदी आप देखेंगे कौन सी है? गोदावरी। उस हाईलाइट कर किया, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है कृष्णा। फर्स्ट पे गोदावरी है और सेकंड पे कृष्णा नदी है। लेकिन अगर पश्चिमी घाट की बात करें, जो पश्चिम की ओर जो निकलने वाली नदियां हैं, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनकी हम बात करें तो ये अरब सागर की में जाकर गिरती हैं और ये पश्चिम की दिशा में बहती हैं। इनमें जो प्रमुख नदी हैं उसमें एक माही है, दूसरी नर्मदा है, ताप्ती या तापी के नाम से जाने जाने वाली नदी है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, पेरियार है, भरतपूजा है। तो इसमें जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है नर्मदा और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी ताप्ती। यहाँ तक करावती स्पष्ट हो तो अब बात करेंगे हम जल विभाजक रेखा के बारे में। हमने बताया कि जल विभाजक रेखा वो सर्वोच्च बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो नदियों के सोर्स को बंटवारा करती है या नदी जो किसी भी सतह के ढाल का निर्धारण करती है कि वो ढाल किस तरफ होगा। यहाँ तक अगर चीज़ें स्पष्ट हों तो यहाँ से फिर हम अपने उसी मैप में आगे चलेंगे और जहाँ पे हम बात करेंगे आपसे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। और इस चर्चा में सबसे पहले हम उठाएंगे आपको जिस बिंदु से, वो होगा छोटा नागपुर का पठार। हम आएंगे इस मैप में जो आपसे पहले मैप दिखा चुके हैं। आप देखें छोटा नागपुर के पठार को, इसे हम जूम करते हैं। ये आपके मैप में दिख रहा होगा, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ से एक ब्रह्मणी नदी दिख रही है, एक ब्रह्मणी नदी निकलती हुई दिख रही है। दूसरी नदी अगर आप देखेंगे तो वहीं पे आपको एक दामोदर दिख रही होगी। दामोदर अपने मैप में अगर देखेंगे तो शायद स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि इस मैप में वो दामोदर नाम नहीं दिया गया है। तीसरी नदी और मिलेगी स्वर्णरेखा। ये तीन नदियाँ जो हैं आप देखेंगे ये इसी क्षेत्र से निकल रही हैं। अब इसे जूम आउट करें। अब देखिए, आ जाइए। अब ये आपने देखा ये छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा था। इसमें जो तीन नदियां निकल रही थी उसमें पहला आपका जो थी दामोदर नदी थी, यहाँ जो बहती है। दूसरी जो आपकी है वो स्वर्णरेखा नदी है और तीसरी जो आपकी है ब्रह्मणी। ये तीन नदियां कहाँ से निकल रही हैं? छोटे नागपुर के पठार से। अगर दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार में एक स्थान है जिसका नाम है पलामू। पलामू में ये स्थान है, पलामू से यह निकलती है जो आगे जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के साथ साथ ये जाकर मिल जाती है किस नदी में? हुगली में। हुगली नदी के बारे में आपको बता दें कि हुगली नदी जो है ये गंगा की वितरिका है। वितरिका का मतलब होता है, वितरिका का अर्थ होता है कि कोई नदी अगर सामने आ रही है, जब ढाल कम हो जाते हैं तो नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और इसे वितरिका के रूप में जाना जाता है। आगे अगर हम आपको बताएंगे तो आप देखेंगे जो गोदावरी नदी है वो अपने 7 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिसकी हम एक वितरिका की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम गंगा की बात कर रहे हैं कि जो गंगा नदी की जो हुगली नाम की एक वितरिका निकलती है, हुगली, जिसके तट पर हमारा कोलकाता पत्तन बसा हुआ है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। जो हुगली नाम की वितरिका निकल रही है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और उसी में जाके हमारी ये नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? हमारी जो दामोदर रिवर है वो उसी में जाके मिल जाती है। छोटा नागपुर से पठार से दामोदर निकलती है, हमने आपको पहले बताया। अब यहाँ से देखें तो ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी है कौन सी? दामोदर, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कहाँ का? बंगाल का शोक, क्योंकि ये बंगाल में
बाढ़ लाने के लिए बहुत कुख्यात है। तीसरी चीज़, ये चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है, अतः यहाँ पे प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक पॉल्यूटेड नदी है ये। अब देखें दूसरी जो नदी यहाँ पे निकल रही है वो है स्वर्ण रेखा। दूसरी नदी स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा की बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, बिल्कुल बात की जाएगी। स्वर्ण रेखा आप देखेंगे तो एक लोकेशन जहाँ से निकल रही है वो है रांची का पठार। स्वर्ण रेखा रांची के पठार से निकल रही है और ये क्या करती है, ये दो राज्यों में फ्लो होती है। कौन कौन से दो राज्य हैं? दो राज्य हैं वेस्ट बंगाल और दूसरा जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा। ये जब अपने रांची के पठार से छत्तीसगढ़ से निकलती है तो आगे जाकर दो राज्यों में बहती है, वहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। एक चीज़ और इसकी विशेषता ये है कि बहने तो बहती है लेकिन ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की सीमा निर्धारित करती है, यानी इन दोनों के बॉर्डर पे चलती है। ये स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा को निर्धारित करते हुए जाती है। और आप इसका जो पॉल्यूशन लेवल इतना अधिक है कि इसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जैविक डेजर्ट के रूप में। ध्यान रखिए, आपको हमने दामोदर नदी के बारे में बताया था कि वो भी बहुत अधिक पॉल्यूटेड है, और वो एक ही और विशेषता उसकी दामोदर की जो हमने छोड़ दी थी, नहीं ध्यान पड़ा कि वो भ्रंश से होकर बहती है। कहाँ से? भ्रंश मतलब जो धंसे हुए क्षेत्र हैं, जो दरार हो पड़ जाती है, उनसे होकर बहती है। ऐसी बहने वाली नदियाँ आपको और भी बताई जाएंगी, जैसे नर्मदा और ताप्ती भी इसी का एग्जाम्पल थी। तो आपको जब नर्मदा ताप्ती डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे ये चीज़। लेकिन यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, यहाँ पे हमारी बात हो रही है ना दामोदर की, ना नर्मदा की, ना ताप्ती की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वर्ण रेखा के बारे में। स्वर्ण रेखा के बारे में, स्वर्ण रेखा जो नदी है, हमने बताया जैसा कि ये रांची के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा निर्धारित करती हुई जाती है, और एक जैविक मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध नदी है। यहाँ पे ये जो नदी है इतना पॉल्यूटेड है कि वहाँ पे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। जो भी नदी या जल का क्षेत्र होगा जहाँ पर, चाहे वो समुद्री हो या फिर नदी हो या तालाब हो, जहाँ पे पॉल्यूशन इतना अधिक होगा कि उस क्षेत्र में जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, मछलियाँ नहीं पाई जाएंगी और जो जलीय जीव हैं वो नहीं पाए जाएंगे, तो उसे जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट बात। अब यहाँ से जो तीसरी नदी की हम बात करेंगे, वो तीसरी नदी आपकी होगी ब्रह्मणी नदी के बारे में। हमारी जो चर्चा होगी वो हमारी होगी ब्रह्मणी नदी के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मणी नदी हमने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, देख लीजिए ब्रह्मणी नदी है। इसके ऊपर हमने स्वर्ण रेखा और दामोदर की हमने आपसे बात की। अब हमारी बात होगी ब्रह्मणी नदी के बारे में। ब्रह्मणी नदी देखिए, ये आगे जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ से निकलती है, ये भी रांची के नागपुर के पठार से निकलती है, लेकिन ये वहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं एक साथ, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उसे ब्रह्मणी के नाम से जाना जाता है। दो नदी कौन कौन सी हैं? एक नदी का नाम है कोयल, एक नदी का नाम है कोयल। कौन सी नदी है? कोयल। और जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है शंख। यानी शंख और कोयल नदी के निकलकर आगे मिलने से जिस नदी के नाम से जाना जाता है इन दोनों शाखाओं के मिश्रण रूप को, वो है ब्रह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मणी नदी की और बात करें तो ये उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है और वे आप बंगाल में जाके गिरती है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो इनको हम पीपीटी में देखकर इसे हम आगे बढ़ें, जिससे चीज़ें आसान आपको लगे। ये पीपीटी हमारे पास आगे होगी, ये रही पीपीटी। देखिए, पीपीटी में हमने बताया कि ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? छोटे नागपुर के पठार से तीन की तीन नदियाँ निकलती हैं, लेकिन उसमें क्षेत्र अलग अलग है। कौन से क्षेत्र है? पहला है दामोदर। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर के पलामू नामक स्थान से और आगे चलकर हुगली नदी में मिल जाती है, जो गंगा की एक वितरिका के रूप में है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, अति प्रदूषित नदी है और यह भ्रंश से होकर बहती है। इन चीज़ों की हमने चर्चा आपसे की है। आगे देखिए, अब बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है, यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा निर्धारित करती है और एक अन्य राज्य जिसमें बहती है वो छत्तीसगढ़ है। अब झारखंड। अब देखें, यहाँ पे
छत्तीस ये जो बहती है 2 राज्य और अन्य इनके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ये बहती है। आगे देखें तो ये बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये जैविक मरुस्थल के रूप में से जाना जाता है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण, जो तीसरी नदी है उसकी भी बात कर लें। तीसरी नदी है ब्रह्मणी नदी। इसकी जो उत्पत्ति है 2 नदियों के मिलने से बनी है, कोयल और शंख की धारा से मिलने से इस नदी को ब्रह्मणी नाम से जाना जाता है। इसका भी उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। ये उड़ीसा की एक नदी है, बंगाल की खाड़ी में जाके नदी गिरती है। अब यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हों तो 2 नदी की और चर्चा कर लें और उसके बाद इस वीडियो की अंत करेंगे। चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो हमें भी समस्या होती है और आपको भी। अब देखें तो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे 2 प्रमुख नदी की, जिसमें से प्रमुख जो होंगी वो कौन कौन सी हैं। इसमें से हम बात करेंगे अब आपसे महानदी, जो हमारी एक नदी छूटी हुई है, यह है महानदी। महानदी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक छोटी नदी हम कवर करेंगे अपने इस डिस्कशन में, जो होगी पेन्नार। पेन्नार यहाँ पर होती है और वैगई। उसके बाद 2 नदियाँ हमारी प्रमुख बचेंगी, एक गोदावरी और एक कृष्णा, जिसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इन 3 नदियों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? वो 3 नदियाँ हैं महानदी, पेन्नार और वैगई। देखिए महानदी जो है, जो महानदी है, आपको हम पहले हाईलाइट करके महानदी दिखा दें। ये जो आप मैप में दिख रहा है ये लोकेशन, ये महानदी है। महानदी का जो उद्गम स्थल है ये मैकाल रेंज में है। ये जो मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी में एक स्थान है सिंहना पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी में अगर आप देखेंगे तो एक स्थान है जिसका नाम है सिंहना पहाड़ी। सिंहना पहाड़ी में धमतरी नाम के स्थान से, कौन सा स्थान है? धमतरी। धमतरी नामक स्थान से नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और ये जिन 2 राज्यों में होकर बहती है वो हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये नदी होके बहती है, 2 राज्यों में होके। ये महानदी की बात थी। और अब बात करेंगे हम आपसे पेन्नार और वैगई नदी की, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है या दक्षिण भारत की दक्षिणतम नदियों में से एक है। वैगई देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम वैगई की बात करेंगे, जो मैप में आपको दिख रहा है। ये इसका जो उद्गम स्थल है ये वर्षा नद नाम का एक स्थान है, वर्षा नद। ध्यान रखिएगा, वर्षा नद नाम की एक पहाड़ी है जो जहाँ से ये नदी निकलती है। और ये जब गिरती है कहाँ, ये जाके गिरती है आपके बे ऑफ बंगाल में। तो जिस स्थान पे गिरती है वहाँ पे एक स्ट्रेट पाया जाता है, एक जलसंधि पाई जाती है, जिस जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि, आपको बता दें कि पाक जलसंधि जो है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यही है पाक जलसंधि का लोकेशन है। ये पाक जलसंधि पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पाक जलसंधि पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर में है। ये 2 मुख्य लैंड को अलग करता है। कौन कौन से भाग हैं जिनको अलग करता है? ये भारत और श्रीलंका को। किनको किनको? भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित ये स्ट्रेट है जिसे हम पाक जलसंधि के नाम से जानते हैं। वैगई नदी में आपने हमको 2 हमारी चीज़ें महत्वपूर्ण बताई कि इसका उद्गम स्थल जो है वो हमने बताया कि वर्षा नद है। वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर के जिस क्षेत्र में गिरती है वो आपका है पाक जलसंधि का स्टेट। पाक जलसंधि 2 श्रीलंका और भारत 2 देशों के बीच में अवस्थित है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तब यहाँ से हम बात करेंगे आपसे पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी की आपकी लोकेशन, जैसा कि हमने बताया, कृष्णा और कावेरी के बीच में अवस्थित है पेन्नार। पेन्नार एक बहुत बड़ी नदी नहीं है, स्वभाव से छोटी नदी है और ये कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है। कहाँ पे? कोलार। कोलार की खान के बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण सा, जहाँ खनिज से संपन्न ये क्षेत्र है कर्नाटक का, और उसी कर्नाटक खनिज संपन्न के क्षेत्र से यह नदी निकलती है जिसका नाम है पेन्नार। और आप देखेंगे जो पेन्नार नदी है, ये जो कोलार के क्षेत्र है वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है नदी दुर्ग। नदी दुर्ग पहाड़ी से ये नदी निकलती है और ये आपके बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश की या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ये नदी मिल जाती है। तो आइए इनकी पीपीटी देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी पीपीटी एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये देखिए महानदी।
महानदी का उद्गम स्थल महाकाल पर्वत है। महाकाल पर्वत में सिंहना पहाड़ी में धमतरी जो छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है, और 2 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। पेन्नार के बारे में बताया कि कर्नाटक के कोलार जिले में अवस्थित है, और जहाँ से ये निकलती है कोलार जिले में वह स्थान है नदी दुर्ग की पहाड़ी। और वैगई नदी के बारे में बताया कि तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है, और यह वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक जल संधि में जाके पास ही गिरती है। और बांग्लादेश का जो भाग है और बंगाल की खाड़ी का जो भाग है, और आप देखेंगे जो पाक स्ट्रेट है वो 2 देशों के बीच में अवस्थित है। कौन कौन से देश हैं? एक है श्रीलंका और दूसरा है इंडिया। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक फैलाइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और जहाँ तक हो सके अपने एक नोट्स बनाते रहिए, नोट्स के साथ आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।